रहे हैं हम लोग? प्रोटीन, अमाइनो एसिड। सबसे पहले डेफिनेशन बोल, अमाइनो एसिड क्या है? ऐसा ग्रुप जो कंटेन करेगा, बोलो क्या? NH2 group which is amino group and कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है ना? अब अमाइनो एसिड जो होगा, अगर मान लो बेटा इस तरीके का फॉर्मूला को ओबे करता है, NH2 CH2 COOH, अगर इस तरीके का फॉर्मूला को फॉलो करता है, NH2 CH2 CH2 COOH, अगर इस तरीके का फॉर्मूला फॉलो करता है, NH2 CH2 CH2 COOH, अगर बेटा इस तरीके का फॉर्मूला को ओबे करता है, NH2 CH2 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 COOH, तो बोल पहला वाला जो अमाइनो एसिड है इसको क्या नाम से पुकारेंगे बेटा हम लोग? अल्फा अमाइनो एसिड। कि बेटा ये फंक्शनल ग्रुप है, अल्फा पोजीशन पे NH2 बैठा हुआ, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा, ये बीटा, ये NH2, इसका नाम बेटा पड़ेगा बीटा अमाइनो एसिड। ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, ये गामा पोजीशन, इसका नाम पड़ेगा बेटा गामा अमाइनो एसिड। इसका नाम डेल्टा अमाइनो एसिड, इसका नाम एप्सिलॉन अमाइनो एसिड एंड सो ऑन। तो अमाइनो एसिड को बेटा ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ अमाइनो ग्रुप, वो कहाँ है फर्दर आप उसको क्लासिफाई कर सकते हो इस तरीके से, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड सो ऑन। और आपके पास जो डिटेल स्टडी पढ़ना है, जो डिफॉल्ट है, अगर हम लोग अमाइनो एसिड कहेंगे बेटा, तो अमाइनो एसिड का मतलब ऑलवेज टॉकिंग अबाउट अल्फा अमाइनो एसिड। तो अब आगे चल करके जब भी हम लोग अमाइनो एसिड वर्ड यूज करेंगे, जब तक स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करेंगे कौन सा है, तो आप बाय डिफॉल्ट उसको क्या समझोगे बेटा? अब बाय डिफॉल्ट उसको समझोगे अल्फा अमाइनो एसिड। ये हो गया इंट्रोडक्शन टू अमाइनो एसिड। अब और नेक्स्ट पेज में, अब अगर आपसे बात किया जाए कि अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन, अमाइनो एसिड का मतलब कौन सा अमाइनो एसिड? अल्फा अमाइनो एसिड। तो अल्फा अमाइनो एसिड का क्लासिफाई कर सकते हो अलग अलग बेसिस पे। अगर आप ऑकरेंस के बेसिस पे बात करोगे तो दो तरीके का होगा। कैसे ऑकर होता है बेटा? एक होगा नेचुरल, जो नेचुरली पाया जाता है, और एक होगा सिंथेटिक। अगर आप रिक्वायरमेंट के बेसिस पे बात करोगे तो ये दो तरह का होगा, एक एसेंशियल अमाइनो एसिड और एक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। और अगर आप नेचर के बेसिस पे बात करोगे तो वो तीन तरीके का होगा, न्यूट्रल अमाइनो एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड एंड बेसिक अमाइनो एसिड। न्यूट्रल अमाइनो एसिड किसको कहा जाएगा बेटा? जहां पे NH2 ग्रुप, नंबर ऑफ NH2 ग्रुप एंड नंबर ऑफ COH ग्रुप सेम होगा। एसिडिक किसको कहा जाएगा? जहां पर NH2 ग्रुप और COH ग्रुप में COH ग्रुप ज्यादा होगा। और बेसिक किसको कहा जाएगा? जहां पर बेटा NH2 ग्रुप ज्यादा होगा COOH ग्रुप से। ये हो गया आपका दिस। और आपको पता होना चाहिए कि बेटा एसेंशियल और नॉन एसेंशियल कौन होता है ना? जो हमारे बॉडी का रिक्वायरमेंट है वो कौन है बेटा? ए बायो स्टूडेंट बोलना रे, एसेंशियल किसको बोलेंगे, नॉन एसेंशियल किसको बोलेंगे? जो बॉडी में सिंथेसाइज होता है उसको। तो जो नेचुरली बॉडी में सिंथेसाइज होता है वो एसेंशियल। हाँ, जो बॉडी में सिंथेसाइज होता है, बाहर से जरूरत नहीं पड़ता, वो नॉन एसेंशियल हो गया, है ना? और जो बॉडी में जरूरत पड़ेगा वो एसेंशियल, यही होता है ना? यस सर। ये हो गया बेटा अल्फा अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन। अब आपके पास जितना भी अमाइनो एसिड है, उम्मीद करते हैं कितना अमाइनो एसिड है रे बोल? 20। इस 20 में न्यूट्रल कितना है, एसिडिक कितना है और बेसिक कितना, बताओ? 15 न्यूट्रल है बेटा, एसिडिक में सिर्फ 2 है। कौन कौन है बोलो? एस्पर्टिक एसिड और एक नाम ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड।
और बेसिक में 3 है। कौन कौन है बेटा? हिस्टिडीन, बोलो, आर्जिनिन Lysine, Arginine, arginine, lysine. lysine. और लाइसिन। ये याद रखना आपको। और क्या याद रखना है? सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कौन होगा बेटा? Lysine. Glycine, लाइसिन। glycine, ऑप्टिकली इनएक्टिव glycine. Lysine. कौन होगा? Glycine. लाइसिन। बाकी सबका सब ऑप्टिकली एक्टिव है ना? Active. अगर आपसे एक सवाल और पूछा जाए कि कौन सा ऐसा अमाइनो एसिड है जो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, सल्फर कंटेनिंग, Methionine, बोलो methionine, कौन है? cysteine and methionine. Methionine. Threonine। अच्छा, अगला सवाल। Sir, methionine मिथियन भी क्या लिख रहे यार? और cysteine दो मिथियोनिन और सिस्टीन दोनों है। Yes, sir. सिस्टीन का स्पेलिंग बोल रहे? TEIN ना, सिस्टीन। ये हो गया सल्फर कंटेनिंग। अच्छा, अब ये बताओ कि हमारे पास जितना भी अमाइनो एसिड है उसमें जो अमाइनो ग्रुप है वो प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है या टर्शरी होता है? Primary. सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप किसमें प्रेजेंट है? ये कुछ इंफॉर्मेशन बेटा अलग से याद रखिएगा। प्रोलीन जो होता है बेटा, अगर प्रोलीन का स्ट्रक्चर किसी को याद है यहाँ पर? हाँ बेटा, प्रोलीन का स्ट्रक्चर याद है किसी को यहाँ पर? No, sir. ये देख, ये वाला कौन सा हो गया बेटा? ये हो गया आपका 2 डिग्री अमाइन। जी सर। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है बेटा जो अमाइनो एसिड से रिलेटेड आपको याद रखना है। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अमाइनो एसिड नंबर 1। अब देखो तो कुछ ऐसा चीज है जो हम लोग को पढ़ने की जरूरत है। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस ये हो गया। हो गया ना बेटा? क्या करना पड़ता है इसमें? यहां तक का स्टेप याद करो। और यहां से हम लोग क्या बात करते हैं? यहां से बेटा अगर कोई एक ऐसा चीज हम लोग लेते हैं, मान लो वी आर टेकिंग समथिंग लाइक दिस NH2CrCOOH। अगर ऐसा फंक्शनल ग्रुप हम लोग लेंगे, बोलो क्या होता है? सर आटा। एक्चुअली इसको ऐसा दिखाना सही नहीं रहेगा। इसको एक एग्जांपल ले लो, कोई एक एग्जांपल ले लो। चलो एग्जांपल के तौर पे मान लो हम लोग ले लेते हैं ClCH2COOH, ऐसे लो। तो बोलो यहाँ से क्या होगा? CH2 NH साथ जुक्त है। यही है ना? और अगर इसके जगह हम लोग को जनरल में लेना है तो जनरल में क्या लेना होगा बेटा? कुछ अगर हम लोग ऐसा ले लेते हैं, बेसिकली अगर आपको याद होगा तो बोल, इस तरह का रिएक्शन में हम लोग जो बनाते हैं क्या होता है
के एक्स को लेकर के निकल जाएगा। Yes, sir. यस सर। और जो भी बचेगा बेटा उसका फाइनल प्रोडक्ट को हम लोग को क्या करना है, हाइड्रोलाइज कर देना है ना। इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बोल क्या मिलेगा, NH2CH2COH ग्लाइसिन। और जनरल टर्म में बात करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, NH2CHRCOOH। ठीक है, ये हो गया गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। दूसरा पे आ जाए, ये भी देख हम लोग पढ़ चुके हैं, HVZ है ना। HVZ में हम लोग क्या कर सकते हैं, CH3COOH को अगर रेड फास्फोरस और ब्रोमीन के साथ ट्रीट करेगा तो क्या मिलेगा, CH2Br एंड COH। और अगर इसको बेटा अगर अमोनिया के साथ ट्रीट कर देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, NH2CH2COH। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लो, CH3CH2COOH। अगर इसको इसी कंडीशन पे डाला जाए, इस बार ब्रोमीन कहाँ आएगा, अल्फा पोजीशन पे आएगा, BrCOH। और इसको बेटा अगर अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं तो आपको एलानिन मिलेगा। ऊपर वाला कौन बना, ग्लाइसिन बना, नीचे वाला एलानिन बनेगा। ठीक है, ये हो गया HVZ रिएक्शन से। नेक्स्ट जो बेटा है, नेक्स्ट पेज में आ जाओ, 3 नंबर देखो तो बेटा ये पढ़े, ये भी प्रोटीन अमाइनो एसिड बनाने के मेथड है, नाम है स्टेकर सिंथेसिस। स्टेकर सिंथेसिस में आप क्या कर सकते हैं, ये देखो, बताओ ये कौन है, ऑर्गेनिक तो आप पढ़े बेटा, तो अब ऑर्गेनिक आप रिएक्शंस को पकड़ पाओगे। बोलो ये कौन सा मॉलिक्यूल लिए बेटा हम लोग, जवाब दे रहे, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड। अब बोलो अल्डिहाइड में अगर अमोनिया देंगे क्या ये बनेगा, बोलो। Yes, sir. Yes. और अगर बेटा इसमें अगर हम लोग HCN ऐड करते हैं, वो तो CN कहाँ जाएगा, बोल। इस डबल बॉन्ड में कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में अगर H प्लस और CN माइनस है, बोल कौन कहाँ जाएगा, कार्बन के पास CN। कार्बन के साथ CN आएगा है ना। और ये क्या बन जाएगा बेटा, NH2H बन जाएगा। और अगर इस कंपाउंड को आप हाइड्रोलाइसिस करते हो एसिडिक मीडियम में, तो बोल हाइड्रोलाइसिस किस पार्ट का होगा, CN का। CN का। CN का। तो अगर CN का हाइड्रोलाइसिस होगा तो देखो तो बन गया ये आपके पास अल्फा अमाइनो एसिड। Yes, sir. ठीक है, ये हो गया स्ट्रेकर सिंथेसिस। नेक्स्ट 4 नंबर देखो, कूप सिंथेसिस। कूप सिंथेसिस में बेटा क्या है, कूप सिंथेसिस में स्टार्टिंग होगा बेटा आपका HVZ से, ब्रोमीन ले लो, रेड फास्फोरस, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा बेटा वो क्या होगा, CH2COH Br। अब अगर आप लोगों को याद है, बोल DMSO अगर लेंगे तो क्या होगा, याद है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का DMSO से ऐड करने पर क्या बनता है बेटा, Aldehyde. अल्डिहाइड बनता है। और इस अल्डिहाइड में अगर फिर से अमोनिया दे दे तो देखो ये बनेगा CH डबल बॉन्ड NH COOH। Yes, sir. ठीक है, और उसके बाद इसका रिडक्शन करते हैं हाइड्रोजन देकर, तो देखो ये बनेगा CH NH2 COOH। कौन सा कंपाउंड बना ये, ग्लाइसिन। ये बेटा तेरे पास कुछ मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अमाइनो एसिड का। अब आज इसका प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं, मोर और लेस एक जनरल प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी पे।
केमिकल प्रॉपर्टीज वाइज याद रखना, मोर और लेस आप वही सारा प्रॉपर्टी पढ़ोगे बेटा जो आपको बताया गया या पढ़ाया गया है नॉर्मल कंडीशन में। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि सपोज कर लो हमारे पास NH2CHCOOHR है और इसका केमिकल प्रॉपर्टीज एक एक करके लिखते जा रहे हैं बेटा, आप लोग बताते जाना क्या होगा। अगर आपसे कहा जाए यहाँ पर HNO2 देंगे तो बोल किसको इफेक्ट करेगा? होगा ये देख तो, नाइट्रस एसिड देने पर NH2 पार्ट अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। यस ठीक है, अगर आपसे कहा जाए इसका असाइलेशन करवाओ तो असाइलेशन करने पर क्या होगा बोलो? एच की जगह पे CH3CO NHC, देख तो ये होगा असाइलेशन करने पर। अगर आपसे कहा जाए इसमें HBr दे दो तो देख तो बोल HBr क्या है? एसिड है। देख तो समझ में आ रहा है, बेस के साथ रिएक्ट करेगा। बोल बेटा लोग समझ आ रहा है? तुम लोग है तो बेटा क्लास में? Yes, sir. ना हवा में पढ़ा रहे हाँ, हैं, सर। कहा ना कुछ बकेगा बे। तुम लोग बोलते हैं ना जलाने वाला काम मत किया करो। चलो भरो तुम लोग, सब नवाब यहाँ बैठा हुआ, उसको तुम लोग फिलअप करेगा। अगर आपसे कहा जाए इसमें NaOH CaO हीट करेंगे, अगर आपसे कहा जाए इसमें CH3OH दिया गया एसिडिक मीडियम में, चलो फिलअप करो, ये सब आंसर बोलते जाओ। अगर आपसे कहा गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट का इस्तेमाल किया गया, अगर आपसे कहा गया अमोनिया का इस्तेमाल किया गया, चलो आंसर दे, बोल क्या क्या होगा? चलो आंसर बोलो। तो थर्ड में एसिड पार्ट CH3 में कन्वर्ट होगा। तो बोलो सबसे पहले वाले में क्या होना चाहिए? डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब आंसर यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर R होगा और यहाँ पर H होगा। अगला वाला एस्टरिफिकेशन होगा बेटा, एस्टर बनेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ये बना देगा COO CH3। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट क्या करेगा? एसिड को रिड्यूस कर देगा और क्या दे देगा बेटा वहां पे? अल्कोहल दे देगा अल्कोहल। CH2OH। और अमोनिया के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा? अमाइड बना देगा CONH2। क्लियर है? यस सर। यस सर। कुछ और देखो, ये सब चीज बेटा आपको नॉलेज अगर नहीं भी पढ़ोगे तो फिर आप सब पढ़ा हुआ कि किसमें क्या फंक्शन ग्रुप होता है। अब कुछ अलग से जो बेटा रिएक्शन इंपॉर्टेंट है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे रहा, वो सुन लो। और वो है बेटा हीटिंग इफेक्ट। अच्छा, हीटिंग इफेक्ट से पहले एनबी में एक और चीज जान लो।
कि अगर आप ग्लाइसिन का दैट इज CH2 COOH और NH2 का असाइलेशन करोगे, अभी अभी देखो हम लोग असाइलेशन का रिएक्शन पढ़े थे, हम लोग जनरल टर्म में पढ़े थे। अगर आप देखोगे तो असाइलेशन का रिएक्शन कहाँ पे पढ़े बेटा हम लोग, ये रहा असाइलेशन का रिएक्शन, ये वाला है ना। लेकिन अगर यही रिएक्शन बेटा अगर आप ग्लाइसिन से करोगे तो रिएक्शन वैसी होगा जो आपको बताया गया। क्या होगा बोल बेटा, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर COOH और यहाँ पर क्या होगा NHCO। CH3 इस कंपाउंड का नाम याद रखना, इसको प्यूरिक एसिड बोलते हैं, प्यूरिक एसिड का इसको नाम याद रखना। अब आज हीटिंग इफेक्ट पे बात करते हैं। अमाइनो एसिड को हीट करने पर कुछ पैटर्न्स पाया गया, वो उसमें क्या होता है। अमाइनो एसिड को हीट करने पर देखा गया है कि जो अल्फा अमाइनो एसिड होता है, अल्फा अमाइनो एसिड, इसको हीट करने पर बेटा साइक्लिक डायमाइड जैसा कंपाउंड फॉर्म होगा, जबकि बीटा अमाइनो एसिड को हीट करने पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है बेटा, यहाँ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सॉल्ट का। अगले पेज में आ जा, गामा अमाइनो एसिड और डेल्टा अमाइनो एसिड, इन लोगों को हीट करने पर बेटा आपको मिलेगा लैक्टम। लैक्टम किसको बोलते हैं? साइक्लिक अमाइड। लैक्टम किसको कहते हैं? साइक्लिक अमाइड, ठीक है। जबकि देखा गया एप्सिलॉन को हीट करने पर पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। ये एक पैटर्न पकड़ ले, सबका एग्जांपल से समझा रहा है। नेक्स्ट पेज में आओ, चलो फिर से बात करते हैं। पहला बोल, अल्फा अमाइनो एसिड को हीट करने पर क्या मिलेगा, क्या बताया बोल, क्या वर्ड लिखे थे? साइक्लिक डायमाइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दिखाते हैं आपको, मान लो अगर इसको ऐसे लिखते CH2 NH2 COH, फिर से देखो CH2 NH2 COH। लिखने का पैटर्न से समझ में आ रहा क्या होगा बेटा? यहाँ पे बोलो, हीट करने पे पानी निकलेगा, और पानी बेटा कहाँ कहाँ से निकल रहा है? यहाँ से पानी निकल रहा है और यहाँ से पानी निकल रहा है। तो कंपाउंड क्या बना? NH CH2 C डबल बॉन्ड O NH C डबल बॉन्ड O CH। देखो समझ में आ रहा है? इस कंपाउंड का नाम डाइकीटो पिपेराजाइन। और इसी पैटर्न पे अगर आपको दे दिया जाए, अब बताओ तो ये क्या लिख रहे बेटा? CH C डबल बॉन्ड O OH NH H CH3। बोलिए कौन है? एलेनिन, यस सर। है ना। और अगर बेटा इसी तरीके से ले लेते हैं CH CH3 NH H और यहाँ से C डबल बॉन्ड O OH, बेटा सेम पैटर्न पे पानी निकलेगा और सेम प्रोडक्ट बन रहा। अब जो प्रोडक्ट बन रहा है बेटा उसको हम इसमें दिखा रहे हैं आपको, बॉन्ड लाइन में। देखो ऐसा कुछ बनेगा, समझ आ रहा है? देखना, ये नंबर 1 पोजीशन है, ये 1 के साथ एक कार्बन के साथ HCH3 है, उसी तरीके से इधर से 1 पकड़ लो।
तो यहाँ पर बेटा देखा गया है कि एलानिन को जब हीट करते हैं तब एक नहीं दो कंपाउंड बनने का चांस है। बोल क्या है वो दो कंपाउंड? एक सिस और एक ट्रांस बनता है, ट्रांस। ठीक है, ये एलिनिन का याद रखना। अब आ जाओ बात करते हैं किसको हिट किए बेटा यहाँ पे हम लोग, अल्फा अमाइनो एसिड की अल्फा में साइक्लिक डायमाइड मिला, पिपेराजाइन मिला। अब आ जाओ बीटा को देखो, आपको हम क्या बताए थे, बीटा अमाइनो एसिड को अगर हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सॉल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सॉल्ट देख, आर सी एच NH2, बोलो बीटा का मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए देखो जनरल टर्म में, और इसको हीट करने पर देखो क्या पाया गया, आर सी एच डबल बॉन्ड CH COO NH4। ये हो गया बेटा फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा पोजीशन बीटा पोजीशन यहाँ पर अनसैचुरेशन है, और ये पार्ट आपका सॉल्ट। फिर आपको क्या बताया था बेटा, गामा या डेल्टा अमाइनो एसिड को हीट करेंगे तो वहां से आपको हम क्या बोलते हैं, क्या मिलेगा, लैक्टम मिलेगा। अब गामा के लिए मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ले लो ऐसे, NH2 CH2 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 C डबल बॉन्ड O OH, यही होगा देख तो गामा। डेल्टा में क्या करेंगे, एक और बढ़ा देंगे, अल्फा बीटा गामा। अब देख यहाँ का H और यहाँ का OH निकाल दे और जोड़ दे इसको, तो ये कार्बन बेटा इस नाइट्रोजन के साथ जाकर जुड़ेगा, कितने मेंबर का रिंग बनेगा, 1 2 3 4 5, तो बेटा 5 मेंबर का रिंग बनेगा, जिसमें एक मेंबर आपका कार्बन होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O होगा, H होगा, इसका नाम क्या बना, इसका नाम हो गया गामा लैक्टम। देख तो यहाँ तक का बात समझ में आ रहा है। इसी तरीके से डेल्टा को करोगे तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहे बेटा, डेल्टा में फिर आपका कुछ 6 मेंबर का रिंग बन जाएगा और कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ये हो जाएगा डेल्टा लैक्टम। बना लेना, नोट्स लिखने का टाइम में खुद से ये रिएक्शन कर लेना। लेकिन जब और बड़ा मेंबर, यानी कि अब आप आगे चले जाओ, अगर आप बात करोगे कि गामा तक गए या डेल्टा तक गए, तो डेल्टा तक जाने का मतलब बीच में कितना मिथिलिन ग्रुप आया बेटा, 4। अब अगर 4 से ज्यादा 5 होगा तो डेल्टा में चले जाएगा, या 4 होगा तो डेल्टा में चले जाएगा। 5 से शुरू कर बेटा, तो 5 का मतलब क्या होगा, NH2 CH2 होल 5 C डबल OH। इसको जब हीट किया बेटा तो ये पॉलीमर में कन्वर्ट हो गया, और किस तरीके का पॉलीमर बना रहा, NH CH2 होल 5 होल है, यहाँ से OH और यहाँ से H, वाटर बनाकर निकलता जाएगा एक दूसरे से। बता सकते हैं कौन सा पॉलीमर बना बेटा, बोलो यहाँ तक ओके है, बात समझ में आ रहा है। यस सर। अब आ जाओ इसका केमिकल प्रॉपर्टीज के अलावा एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है, एंड दैट इज ज्विटर आयन। ज्विटर आयन का एक और नाम डाइपोलर आयन, ठीक है। क्या होता है बेटा ज्विटर आयन, जब एक अमाइनो एसिड NH2 C R H C डबल OH इंट्रा न्यूट्रलाइजेशन में जाएगा, तो इंट्रा न्यूट्रलाइजेशन में जाने का मतलब क्या होगा, खुद ही में सॉल्ट बना लेगा, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में एसिड और बेस दोनों है। तो बेटा देखो ये एक ऐसा आयन है जिसका दो पोल है, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल, इसीलिए इसको डाइपोलर आयन कहा गया। अब अगर इस डाइपोलर आयन को आयन की तरह देखना चाहेंगे तो भाई ये कटायन है ना अनायन है, तो इसका जवाब है कि किस मीडियम में उसके ऊपर है। अगर इसको हम लोग एसिडिक मीडियम में डाल देते हैं तब ये कटायन बनाएगा, NH3+ CH R COOH।
यानी कि एसिडिक मीडियम में किस तरफ माइग्रेट करेगा, ये कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगा अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड में डाल दिया जाए। और बेसिक मीडियम अगर देते हैं OH माइनस, बेटा यहाँ से एक एक्स्ट्रा H निकल जाएगा और ये बना देगा आपको अनायन, और अनायन है तो ये किसकी तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ मूव करेगा। यानी कि इसका जो मूवमेंट है pH लेस देन 7 और यहाँ pH ग्रेटर देन 7, इसका जो मूवमेंट है बेटा ज्यूटर आयन का, कि कैथोड की तरफ जाएगा एनोड की तरफ जाएगा, वो किस पर डिपेंड करता है, मूवमेंट डिपेंड्स ऑन pH। और जिस pH पे नो मूवमेंट होगा, कोई मूवमेंट पाया ही नहीं जाएगा, उस pH का नाम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। pH को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। पढ़े हैं बेटा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट? यस सर। पढ़े हैं? क्या पढ़े आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, बोलो बोल बेटा क्या पढ़े आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट? तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का सिंबल होता है Pi और फॉर्मूला है pKa1 प्लस pKa2 बाई 2। देखो तो पढ़े ये चीज, बोल। यस सर, आयोनिक इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बार फिर से कैलकुलेशन पे बात करेंगे। बोल बेटा ये pK1 किसको रिप्रेजेंट करता है, pKa1 किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, अरे पढ़ाए ना बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम में, यहाँ पे दो टर्म है ना, pK1 pK2। तो तुम तो बेटा फॉर्मूला, लेकिन ये फॉर्मूला का अप्लाई कैसे करोगे, किसको रिप्रेजेंट करता है pK1, ये तो बताओ। ए गधे लोग, देख जो बताने जा रहे ध्यान से सुनना, नेक्स्ट पेज में आ रहा है, ध्यान से सुनो। अगर बेटा मान लो हम लोग बातचीत करते हैं ग्लाइसिन का, से फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन NH2 CH2 COH, ये ले लो। इसमें कितना बेटा आपको फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, 2। तो याद रखना इस दो में इसका जो होगा बेटा वो हमेशा pKa1 होगा, ये जो होगा वो हमेशा बेटा pKa2 होगा। ये फिक्स्ड है बेटा, दिमाग में पहले बैठा लो। pK1 किसका वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, एसिड का, और pKa2 किसका रिप्रेजेंट करेगा, बेस का। अब अगर आपको बताया जाए कि pKa1 का जो वैल्यू होता है ग्लाइसिन में वो 2.34 होता है और pKa2 का जो वैल्यू होता है वो 9.60 होता है, तो अगर इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, 2.34 प्लस 9.60 बाई 2, जो भी होगा ये आपका आंसर होगा। क्या बताना चाह रहे इसमें बेटा ये सुनो, आप फंस जाओगे तब, याद रखना। अगर आपका 15, आपके पास कितना न्यूट्रल अमाइनो एसिड था बेटा, 15, वो 15 का 15 न्यूट्रल अमाइनो एसिड जो है वो इसी फॉर्मूला को फॉलो करेगा, दैट इज pKa1 प्लस pKa2 बाई 2। लेकिन एसिडिक कितना था बेटा हमारे पास, एसिडिक कितना था हमारे पास, 2 था।
अब दो में से चलो किसी एक को ले लेते हैं, चलो ग्लूटामिक एसिड ले लेते हैं। अगर ग्लूटामिक एसिड की बात करेंगे बेटा, तो ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर देखो, ये कुछ ऐसा था, CH2 CH2 CH NH2 एंड COOH। अब अगर इस सिचुएशन को आप देखोगे तो समझो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, बोलो इसका वैल्यू क्या होगा, pKa1, ये pKa2 और ये pKa3। ऐसा सिचुएशन में अगर आपको पीआई निकालना होगा तो बोलो क्या क्या लेना है आपको, वैल्यू भी बता दे रहे बेटा। ग्लूटामिक एसिड का इसका वैल्यू 2.19 होता है, pKa2 का जो वैल्यू होता है बेटा वो 9.67 होता है, और pKa3 का जो वैल्यू होता है बेटा वो 4.25 होता है। अब बताओ पीआई कैसे निकालोगे। So 3 अब यहाँ पे आपका फॉर्मूला बनेगा बेटा pKa1 प्लस pKa3 बाई 2। ये कौन सा बेटा हुआ, ये एसिडिक अमाइनो एसिड हुआ। अब आ जाओ थर्ड केस, तो आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। थर्ड में कोई भी एक हम लोग ऐसा करते हैं बेटा, लाइसिन को ले लेते हैं। तो लाइसिन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा बेटा, NH2 CH2 CH2 चार बार होता है, CH2 CH2, फिर आपके पास होगा C, यहाँ पर आ जाएगा NH2 CH एंड COOH। बोलो इस केस में ये pKa1 होगा, ये pKa2 होगा और ये pKa3 होगा। और इस मामले में अगर आपको पीआई निकालना है तब आपका फॉर्मूला होगा बेटा pKa2 प्लस pKa3 बाई 2। यानी लॉजिक क्या बनता है बताओ, कि अगर न्यूट्रल अमाइनो एसिड हुआ तो कैसे सॉल्व करेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, जो भी दोनों आएगा दोनों का एवरेज निकाल देना है, एक एसिड का और एक बेस का। लेकिन जब आप एसिडिक को लेकर के बैठोगे तो क्या लॉजिक हो रहा बेटा, बोल, फिर दोनों एसिड को आपको दोनों लेना, एसिड दोनों को एसिड लेना। को लेना है ना। और जब बेसिक लोगे तब आप क्या करोगे बेटा, दोनों बेस को ले लेना है। ध्यान रहेगा, समझ में आया बात। न्यूट्रल में एक एसिड एक बेस, बेसिक में दोनों बेस और एसिडिक में दोनों एसिड का एवरेज निकालो तो आपको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मिल जाएगा। समझ में आया बेटा यहाँ तक की बात। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया बेटा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड इज पेप्टाइड बॉन्ड, या पेप्टाइड लिंकेज, बॉन्ड कहो या लिंकेज कहो, ये लाइन में होगा। बोलो पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज किस तरीके का बॉन्ड होता है, बोलो। एमाइड होता है। अरे बेटा देखना, अमाइड किसको कहते हैं बेटा, जब एसिड के साथ अमोनिया होता है तब ना अमाइड बनता है, CONH2, यही होता है ना बेटा अमाइड। और अगर आप देखोगे जनरल टर्म में, तो मान लो यहाँ पर आपके पास है NH2 CHR और यहाँ पे मान लो COOH, और एक और ले लेते हैं NH2 CH COOH और यहाँ पर R। और यहाँ पे बेटा अगर यहाँ का OH और यहाँ का H, यहाँ पर सपोज तो H है, ये निकाल दो, तब आपका स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, तब आपका स्ट्रक्चर बन रहा है NH2 CH R C डबल बॉन्ड O NH CH R C डबल बॉन्ड OH। तो ये जो बेटा आपका बीच में बना, इसको आप क्या नाम से पुकारोगे, यही हो गया आपका क्या बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है। अब पेप्टाइड बॉन्ड में आप अगर देखना तो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि अगर एक अमाइनो एसिड के साथ एक अमाइनो एसिड जुड़ता है तो बीच में ये जो बॉन्ड बनता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस तरीके को आप क्या कहोगे,
तो डाइपेप्टाइड में कितना पेप्टाइड बॉन्ड बना बेटा? 1. 1। One. ये डाइपेप्टाइड है। इसी तरीके से बेटा अगर अमाइनो एसिड के साथ अमाइनो एसिड जुड़ जाए 3, इसका नाम क्या होगा बेटा? ट्राइपेप्टाइड। और अगर हम लोग ऐसा कंडीशन दे अमाइनो एसिड के साथ अमाइनो एसिड n नंबर तक चले जाए, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? पॉलीपेप्टाइड। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा पॉलीपेप्टाइड। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर पॉलीपेप्टाइड बोलो, अगर पॉलीपेप्टाइड 100 से ज्यादा हुआ उसका नाम Protein. प्रोटीन। और जो प्रोटीन होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट किससे ज्यादा होना चाहिए बेटा? 10,000 से ज्यादा होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए एक ऐसा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, एक ऐसा प्रोटीन का नाम बताओ जिसमें 100 से कम पॉलीपेप्टाइड होता है, बोलो। आंसर है बेटा, याद रखना, 51 पॉलीपेप्टाइड का कॉम्बिनेशन से एक प्रोटीन बनता है एक्सेप्शनल में बेटा, और वो है इन्युलिन। ये याद रखना आप। ठीक है, यहां तक बात समझ में आया? अब देखो ऐसा एक क्वेश्चन आया था, चलो इस सवाल का जवाब दो। चूंकि आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट है, तो क्या आपको ये पढ़ाना पड़ेगा बेटा कि जब डाइपेप्टाइड बनता है, अगर मान लो इस तरीके का एक कोड यूज करते, इसका क्या मतलब होता है? GLY GLY, व्हाट डज दिस मीन्स? Glycine. इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा? ग्लाइसिन के साथ, Glycine का peptide. यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ये डाइपेप्टाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, Yes, sir. है ना? अगर ऐसे लिखे बेटा बोल तो GLY ALA PHEN, तो बोलिए क्या हुआ? Tripeptide. ट्राइपेप्टाइड हो गया ये। और कौन कौन सा अमाइनो एसिड से बना बेटा? ये ग्लाइसिन से बना, एलानिन से बना और फिनाइल एलानिन से बना है, ठीक है ना? तो इस तरीके का इसको आप ट्राइपेप्टाइड बोल सकते हो। अब देखो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना और जवाब देना कि अगर आपसे पूछा जाए पॉसिबल वर्ड यूज कर रहे, पॉसिबल, कि अगर आपसे पूछा जाए ग्लाइसिन कितने तरह का डाइपेप्टाइड बना सकता है? अगर आपसे पूछा जाए ग्लाइसिन कितने तरह का ट्राइपेप्टाइड बना सकता है? अगर आपसे पूछा जाए ग्लाइसिन और एलानिन ये दोनों कितने तरह का डाइपेप्टाइड बना सकता है? चलो तो जवाब दो तो बेटा। जवाब दो। हाँ, चलो दोबारा नेक्स्ट पेज में फिर से बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान से सुनना, नंबर 1 केस ले रहे हैं, ग्लाइसिन कितना पॉसिबल डाइपेप्टाइड बना सकता है? पॉसिबल डाइपेप्टाइड, तो आंसर है बेटा 1। कैसे? ग्लाइसिन के साथ ग्लाइसिन का ही कॉम्बिनेशन बनेगा और कोई पॉसिबल नहीं है। दूसरा समझो, अगर बोलते बेटा ग्लाइसिन कितना ट्राइपेप्टाइड बना सकता है, तो भी आंसर आपका 1 होगा, क्योंकि ग्लाइसिन के साथ ग्लाइसिन, यही पॉसिबिलिटीज और कुछ नहीं। तीसरा, देख पिक्चर और क्लियर होगा, अगर आपसे पूछा जाए ग्लाइसिन और एलानिन ये दोनों मिलकर के कितना पॉसिबल डाइपेप्टाइड बना सकता है, तो आंसर है एक ग्लाइसिन के साथ ग्लाइसिन, दूसरा एलानिन के साथ एलानिन, तीसरा ग्लाइसिन के साथ एलानिन और चौथा एलानिन के साथ ग्लाइसिन। तो कितना पॉसिबल हो गया बेटा यहाँ पे? 4।
अब समझ में आया क्वेश्चन? Yes, yes. तो अगला क्वेश्चन का आंसर दे तो बेटा। अगर पूछा जाए कि ग्लाइसिन और एलानिन कितने तरह का ट्राइपेप्टाइड बना सकता है? बोलो। सर 4 प्रकार। चलो देखते हैं। बोलो ग्लाइसिन के साथ ग्लाइसिन के साथ एलानिन। पहले एक काम करो, ग्लाइसिन के साथ ग्लाइसिन के साथ ग्लाइसिन, एलानिन के साथ एलानिन के साथ एलानिन, ये हो सकता है? यस सर। अब बोल, ग्लाइसिन के साथ ग्लाइसिन के साथ एलानिन, या फिर ग्लाइसिन के साथ एलानिन के साथ ग्लाइसिन, या एलानिन के साथ ग्लाइसिन के साथ ग्लाइसिन होगा। यस फिर एलानिन के साथ एलानिन के साथ ग्लाइसिन, या एलानिन के साथ ग्लाइसिन के साथ एलानिन, या फिर ग्लाइसिन के साथ एलानिन के साथ एलानिन। कितना बना रे? 8 बना। तो इसके लिए बेटा अब आपको एक फॉर्मूला दे रहे हैं। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला आप याद रखोगे a to the power n, जहां a का मतलब होगा नंबर ऑफ अमाइनो एसिड और n का मतलब होगा नंबर ऑफ पेप्टाइड। अप्लाई करके देखते ये फॉर्मूला काम कर रहा है। बोल हमारे इस क्वेश्चन में कितना अमाइनो एसिड है? 2, और पेप्टाइड कितना? 3, तो आंसर 8 आएगा। पिछले वाले में आ जा, चेक कर। बोल इस क्वेश्चन में कितना अमाइनो एसिड है? 2, और पेप्टाइड कितना है? 2, तो आंसर 4 आएगा। इस केस में कितना अमाइनो एसिड है? 1, और पेप्टाइड कितना है? 3, तो आंसर 1 आएगा। 1 अमाइनो एसिड है बेटा, 2 पेप्टाइड है, आंसर 1 आएगा। बोल समझ में आ रहा है? तो चलते एक और क्वेश्चन देते हैं। ग्लाइसिन, एलानिन, फिनाइल एलानिन डाइपेप्टाइड बनाना है, कितना पॉसिबल हो सकता है? बोलो। सर 9 9 होगा। a to the power n, a का वैल्यू 3, 2, आंसर 9 आया। समझ में बेटा ये चीज? ठीक है। Yes. ये हो गया बेटा। किस तरीके से पता करेंगे कितना पॉसिबल पेप्टाइड बनेगा या कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आप बेटा बात करते हैं। बात क्या करते हैं? अब तुम लोग बात करोगे, मेरा बात करने का खत्म है। बोल बेटा, प्रोटीन पढ़ाना होगा। कितने तरह का प्रोटीन होता है? बोल 2 टाइप। नाम बोल। फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन। बेसिकली बेटा आप प्रोटीन को डिवाइड कर सकते हो अलग अलग बेसिस पे। स्ट्रक्चर के बेसिस पे 2 तरीके का, और स्ट्रक्चर के बेसिस पे 4 तरीके का। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी कौन होता है बेटा? हाइड्रोजन बिल्कुल स्ट्रेट चेन मिलेगा, जिसमें कर्व कॉइल आ जाएगा, वो सेकेंडरी है बेटा। और मोर कॉम्प्लेक्स कॉइल मिलेगा, और ये पूरा कॉइल फॉर्म में मिलेगा। ये प्रोटीन का नेचर है। इससे ज्यादा बेटा पढ़ना आप बायो में पढ़ो, बायो में इससे अच्छा बेहतर दिया हुआ आप लोगों को। अच्छा, प्रोटीन से रिलेटेड केमिकल पे हम लोग बातचीत करेंगे बेटा। प्रोटीन से रिलेटेड डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब क्या होता है? হিট দেওয়ার ফলে হাইড্রোজেন বন্ডগুলো ব্রেক করে। क्या देने से डीनेचुरेशन होता है? सर हीट और सिर्फ हीट और भी कुछ? केमिकल रिएक्शन। प्रोटीन में अगर आप हीट दे दो या केमिकल ऐड कर दो तो प्रोटीन अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी खो देता है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी का लॉस होता है बेटा। इस लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब कुछ और पॉइंट बता रहे बेटा, वो सुन ले। टेस्ट ऑफ प्रोटीन।
तो एक टेस्ट होता है बेटा, पढ़े देखो तो ये ब्यूरेट टेस्ट, बोलो ब्यूरेट टेस्ट पढ़े बेटा? ना ब्यूरेट टेस्ट में आप क्या करोगे, प्रोटीन का सैंपल लोगे, और प्रोटीन का सैंपल को अगर हम लोग ट्रीट करते हैं एल्कालाइन Cu2+ मीडियम में, इसको देने पे बेटा एक वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। ये वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स जो रहेगा वो कंफर्म करेगा प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। और याद रखना, दरअसल में ये जो बायोरेट टेस्ट है, ये जो बायोरेट टेस्ट आप देख रहे हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बायोरेट टेस्ट सिर्फ प्रोटीन के लिए नहीं होता है, ये हर उस कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है जिस कंपाउंड में ये सब ग्रुप पाया जाएगा। CONH ग्रुप जो कि प्रोटीन में पाया जाता है, यानी कि ये भी हो सकता है अमाइड ग्रुप, ये भी इसका टेस्ट को देता है बेटा NH2 ग्रुप को, इसको भी देता है बेटा ये टेस्ट को C++OS NH2 को, और इसको भी देता है C++NH NH2 को। तो ये 5 फंक्शनल ग्रुप है जिसको ये टेस्ट पॉजिटिवली दिखाता है। तो चूंकि बेटा हमारे प्रोटीन के स्ट्रक्चर में ये वाला पार्ट अवेलेबल है, इसलिए ये टेस्ट होता है। और साथ में ये भी याद रखना कि बायोरेट टेस्ट में, ध्यान से सुनना, कंफ्यूज अक्सर होता है बेटा क्या कि जिसका नाम होता है उसका इस्तेमाल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। बायोरेट यहाँ पर इसका कोई यूज नहीं है। आप इस रिएक्शन में देखो प्रोटीन आप इस्तेमाल किया और ये कंपाउंड बायोरेट है ही नहीं, तो फिर बायोरेट होता क्या बेटा? बायोरेट इस कंपाउंड को बोलते हैं, देखो, और ये पहला वो कंपाउंड था जिस कंपाउंड का ये टेस्ट किया गया था, तो वहीं से इसका नाम बायोरेट पड़ गया। दिस कंपाउंड इज नोन एज बायोरेट। अब क्योंकि बेटा इसमें भी देखो ये ग्रुप मौजूद है जिसका टेस्ट हो सकता है, या ये ग्रुप मौजूद है जिसका टेस्ट हो सकता है, इसलिए ये टेस्ट पॉजिटिव देता है। एक टेस्ट बेटा आपके पास बायोरेट टेस्ट हो गया। दूसरा टेस्ट आपके पास एक और टेस्ट है, टेस्ट नंबर 2, इसका नाम है नीन हाइड्रीन टेस्ट। देखो तो ये पढ़े बेटा, नीन हाइड्रीन टेस्ट। ये टेस्ट कहां पे एप्लीकेबल है? उस अमाइनो एसिड में आप ये टेस्ट कर सकते हो, या उस प्रोटीन के लिए आप ये टेस्ट कर सकते हो जिसमें आपको फ्री NH2 ग्रुप मिलेगा। फ्री NH2 ग्रुप जहां पर होगा बेटा, वो ये टेस्ट नीन हाइड्रीन टेस्ट दे सकता है। तो ये उसका एप्लीकेशन हो गया। अब देखो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है। नीन हाइड्रीन टेस्ट में आपको करना क्या होगा, आप एक सैंपल लो, और सैंपल को ट्रीट करेंगे हम लोग नीन हाइड्रीन से। अब नीन हाइड्रीन क्या होता है आपको बताते हैं। और नीन हाइड्रीन से टेस्ट इसको ट्रीट करने पर बेटा यहाँ पे भी आपको एक वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स मिलेगा, और ये वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स ये आपको कंफर्म करेगा इस टेस्ट को। और नीन हाइड्रीन टेस्ट, ये जो कंपाउंड होता है बेटा, इसका जो केमिकल नाम है, इसका केमिकल नाम है ट्राइकीटो हाइड्रो इंडीन हाइड्रेट, इस कंपाउंड का नाम है। इसका स्ट्रक्चर वगैरह आपको जरूरत नहीं है बेटा, सिर्फ सैंपल ये याद रखो, इस कंपाउंड को ट्रीट करने पर ये प्रोडक्ट मिलता है। तो ये हो गया बेटा क्या चीज का टेस्ट, प्रोटीन का टेस्ट। अब प्रोटीन के बाद आते हैं, आपके बुक में कुछ और भी चाहे NCERT बुक में ये सब आप लोग हम नहीं पढ़ाएंगे बेटा, ये आपको खुद देख लेना है। विटामिन के बारे में NCERT में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया है, और हार्मोन के बारे में दिया है केमिस्ट्री के बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में, तो वो आप देख लेना। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। चलो, न्यूक्लिक एसिड भी आपका पढ़ा हुआ है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक एक करके सवाल का जवाब दे। बोलो, न्यूक्लिक एसिड का जो शुगर होता है वो किस तरह का शुगर इस्तेमाल होता है? पेंटोस शुगर, एक राइबोज शुगर और एक डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोज। दूसरा पॉइंट,
कितने तरह का नाइट्रोजिनस बेस हमारे पास है? पहले दो प्यूरिन और पायरीमिडीन, प्यूरिन के अंदर में कौन कौन आता है? एडेनिन और गुआनिन, थायमिन, यूरेसिल, साइटोसिन। यस इससे सर। पढ़ा हुआ आपका? यूरेसिल, साइटोसिन। हाँ। अच्छा, अगला पेज पे आते हैं, बोलो। कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। दैट मीन्स आप ये भी बोल सकते हो कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप बिकम्स न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। अब ये बताओ कि शुगर और नाइट्रोजिनस बेस जब ये लोग आपस में लिंकेज करता है, लिंकेज का पोजीशन बताओ। थ्री प्राइम। बोल बेटा। ए बायो का स्टूडेंट लोग, सर फिफ्थ। क्या हो रही है? बातचीत क्यों कर रही है बेटा? सर थ्री प्राइम। हाँ, कहाँ गई थी तुम बैग लेने? कहाँ गई थी तुम बैग लेने? मत करो बदमाशी। क्या तुम लोग आवाज नहीं आ रहा? बोल रहे बेटा लोग। शुगर और नाइट्रोजनस बेस का ये पोजीशन तो बोल, कहाँ पे अटैच होता है? फिफ्थ कार्बन ऑफ शुगर और फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर। बोल, फिफ्थ कार्बन ऑफ शुगर के साथ कौन अटैच होता है? फॉस्फेट ग्रुप। और फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर के साथ कौन अटैच होता है बेटा? बेस, नाइट्रोजनस। पढ़े ना ये सब पोजीशन? अब ये बताओ तो, यानी कि अगर हम एक मोटा मोटी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, रफली स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो समथिंग लाइक दिस। ये आपका पेंटोज शुगर है बेटा, और फिफ्थ कार्बन यहाँ पे बैठा हुआ है। तो इसके साथ कौन जुड़ा होगा? इसके साथ फॉस्फेट जुड़ा होगा, और यहाँ फर्स्ट कार्बन के साथ कौन जुड़ा होता है? नाइट्रोजनस बेस जुड़ा होता है। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या बन गया? ये पूरा क्या बन गया बेटा? इसके अंदर फॉस्फेट भी है, शुगर भी है, ये न्यूक्लियोटाइड है। यस सर। अब ये बताओ, अगले पेज में आते हैं कि न्यूक्लियोटाइड टू न्यूक्लियोटाइड में किस किस पोजीशन पे लिंकेज होता है? बोलो। एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड का किस किस पोजीशन पे लिंकेज होता है? सर 5 कार्बन और 3 कार्बन। हाँ, एक का 5 और एक का 3 से होता है ना? अच्छा, अब आ जाओ, जब इस तरीके का बेस पेयरिंग होता है तो बेस पेयरिंग में बोल, जी के साथ किसका पेयरिंग होता है? ए के साथ किसका पेयरिंग होता है? सर जी के साथ सी का, ए के साथ टी का, है ना? जी के साथ सी का और ए के साथ टी का। कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है? तो जी सी में 3 और ए टी में 2। तो बेटा केमिस्ट्री में ये सब क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जो स्ट्रक्चर और हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिस होगा। बाकी जो आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेगा, अगर बेटा उतनी ही जानकारी रखोगे तो मोर देन इनफ है। जैसे कि आरएनए कितने तरह का होता है बेटा? 3। क्या क्या है? mRNA, tRNA और rRNA, है ना? आरआरएनए और टीआरएनए, ये सब याद रखिए बेटा। बायोमोलिक्यूल्स में, केमिस्ट्री में इतने ही मोर देन इनफ होगा। विटामिन वगैरह की अगर बात करेंगे तो विटामिन देखना, आपके बुक में जो कुछ भी दिया हुआ है उसका यूजेस और डेफिशिएंसी का सिम्टम जो भी है उसको आप याद करो।
तो यहाँ पर जी, बेटा सर। बायोमोलिक्यूल्स हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। अगले क्लास कल है ना हमारा क्लास बेटा? यस सर। Yes, sir. कल बेटा हम लोग पढ़ने वाले क्वांटम नंबर, ठीक है? सर पॉलीमर वीडियो डाउन ऐप में लीजिए। एक मिनट रुको।